कल रिवीजन कर ली थी। जो हमने कल पढ़ा था, रिवीजन वगैरह हो चुकी है उसकी। सर आज नहीं कर पाया। आज नहीं कर पाए कल का काम, अच्छा। नहीं सर, आज सर सरस्वती पूजा है ना इस घर में। अच्छा 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 अच्छा। कितने दिन चलती है? सर 4 दिन। 2 के 4 दिन? 4 4 दिन। अच्छा। हाँ भाई, है कोई पुणे वाला सच है 4 दिन चलती है? चलो, कोई नहीं, मान लेते हैं। कौशिक, आपने कहा है, झूठ थोड़ी बोलोगे। नहीं सर, और मैं दूसरी हमारे बात। वेस्ट बंगाल में सर ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा। और मेरा एक सवाल है, कल जब हमने देखा था, हमने डिफरेंट रैप रेंज और डिफरेंट वेट की बात करी थी। क्या कोई बता सकते थे कि कौन कौन से रैप्स की बात, कौन कौन से हमने बात कर रखी थी वहां पे, कि वेट कितने तो कितने, वन रैप मैक्स का क्या हिसाब किताब हमने रखा था वो। वन रैप मैक्स के अकॉर्डिंगली कल हमने एक स्केल देखा था कि 3 तरह की हम्म। ट्रेनिंग होती है। एंड्योरेंस वाली, हाइपरट्रॉफी वाली, है ना, और स्ट्रेंथ गेनिंग वाली। तो वो क्या, मतलब सब मैक्स लोड और रेपिटेटिव मेथड के अकॉर्डिंगली, क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि इतने तो इतने लोड के अकॉर्डिंगली रैप रेंज रहेंगे, तो ये चीज है। इतने ये तो इतने रैप रेंज रहेंगे तो ये है, मतलब कोई भी ऐसी चीज क्या है? हाइपरट्रॉफी में सर 8 मैंने 1 rep मैक्स की 80 to 85% लेके। हाइपरट्रॉफी में 80 to 85 लेके, बिल्कुल बिल्कुल। एक। इंड्योरेंस इंड्योरेंस की 75 to 100 तक। ओके, एंड्योरेंस वाली 75 to 100 तक नहीं, गलत है। एंड्योरेंस वाली 60 to 70% थी। 70 to 100 हमने लगाया नहीं होता कभी। ठीक है, चलो। आज हम देखते हैं मसल फाइबर अपना साइज चेंज करता है, उसको तो हमने हाइपरट्रॉफी बोल दिया। क्या आपको पता है, जब आप अपने मसल फाइबर को डीकंडीशन करते हो तो जो उसमें चेंजेस आते हैं वो क्या है? उसको हम अट्रोपी बोलते हैं। कल ये हुआ तो नहीं था? हाँ सर, हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। अच्छा। तो मेरे ख्याल से हमने आज ये करना है, मसल फाइबर और उसकी ट्रांजिशन, है ना। हाँ हाँ सर, हाँ। मसल फाइबर और उसकी ट्रांजिशन। अच्छा, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है ना, लेमैन लैंग्वेज अगर मैं कहूँ ट्रांजिशन, तो क्या माइंड में आती है चीज, कि क्या हो सकती है ट्रांजिशन का मतलब क्या होता सर एक प्लेस से है। दूसरी प्लेस में डालना, मतलब है? हाँ एक बिल्कुल, फेस। अपनी अपना नेचर चेंज करना, अपनी प्रॉपर्टी चेंज करना, या कुछ भी ऐसी चीज है ना, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, है ना। नेचर चेंज कर लिया, अपना रूप बदल लिया, या कोई भी ऐसी चीज, तो वी कैन कंसीडर एज अ ट्रांजिशन। तो अब हमने क्या करना है, मसल फाइबर और उसकी ट्रांजिशन क्या होती, क्या है ट्रांजिशन। कहते हैं जब हमारा मसल फाइबर अपनी नेचर से हटके किसी और की तरह, मसल फाइबर की तरह रिएक्ट करने लग जाए और आपकी बॉडी को सपोर्ट करने लग जाए, उस टर्मिनोलॉजी को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये मसल ट्रांजिशन कैसी आती है? ट्रेनिंग से, है ना। चलिए, हमने देखा है टाइप 1 मसल फाइबर, हमने देखा है टाइप 2 मसल फाइबर। जरा डिफरेंस बता सकते हो क्या है? टाइप 1 और टाइप 2 मसल फाइबर में डिफरेंस क्या रहता है? टाइप 1 सर स्लो ट्विच मसल, और टाइप 2 फास्ट ट्विच मसल। हाँ हाँ। काम क्या करते हैं ये? काम सर इंडोरेंस के लिए टाइप 1 सर काम आते हैं। ओके। और और फास्ट ट्विच मसल जैसे सर एथलीट के लिए जो कम टाइम में कम काम करते हैं। बॉडी बिल्डर। हम्म, तो मसल फाइबर की ट्रांजिशन सबसे ज्यादा हमारे टाइप 2 और टाइप 2A में आती है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जब आप छोटे से तो आपने नोट नहीं करी थी।
बचपन में आप सभी कोई ना कोई गेम खेलते थे स्कूल लेवल में। हम्म। हम्म। तो आपने देखा था जब आपके मेन मैचेस होते थे तो आप प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा लेते थे। फिर इसके बाद आपके कंपटीशन खत्म होते थे, कंपटीशन के बाद फिर आपकी गेम छूट जाती थी, फिर नेक्स्ट सीजन में आते थे। जब आप नेक्स्ट सीजन में आते थे तो क्या सेम लेवल के फिटनेस लेके आते थे, हम्म। या फिटनेस पहले से ड्रॉप होती थी कि जी मैंने फिटनेस करी, कंपटीशन खेला, रेस्ट मारी 3-4 महीने, फिर गेम कंटिन्यू करी है साल बाद, क्या अपनी आपकी फिटनेस उसी लेवल पे रहती है, उसमें डिप आता है जब आप पीक लेवल पे होते हो? गुरशरण, सर नीचे आ जाती है, नीचे क्यों जान आती ही है? नहीं, रेस्ट हो जाती है सर, मतलब ट्रेन नहीं होते मसल। जब नीचे आती है तो नीचे से फिर ऊपर कैसे चली जाती है परफॉर्मेंस? फिर से प्रैक्टिस कर। सर मसल मेमोरी से। हम सर एक चीज कहते हैं कि जी हमने प्रैक्टिस करी है। प्रैक्टिस से क्या होता है? प्रैक्टिस से होता है एक्टिवेशन एंड ट्रांजिशन, है ना? अब देखो, हमारे टाइप 2 मसल फाइबर फास्ट ट्विच मसल फाइबर है, यानी कि हमने जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है कम टाइम में, तो बॉडी कहाँ से लेती है? एटीपी सीपी से, है ना, और ग्लाइकोजन से। और मसल फाइबर जो एक्टिवेट होते हैं वहां पे बॉडी जिसको एक्टिवेट करती है वो करती है टाइप 2 ए और टाइप 2 बी को। यहां तक क्लियर? यानी कि हमारे परफॉर्मेंस वाले जो मसल फाइबर होते हैं वो टाइप 2 ए और टाइप 2 बी होते हैं। अब इनको कैसे एक्टिवेशन करते हैं, कहते हैं इनमें कैसे ट्रांजिशन आती है, कैसे टाइप 2 एक्स जो है वो टाइप 2 ए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपका टाइप 2 बी मसल फाइबर टाइप 2 ए में कैसे? सिंपल आंसर, ट्रेनिंग। किस तरह की ट्रेनिंग? रेपिटेटेड विद मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग, यानी कि रेपिटेटिव प्लस सब मैक्स लोड की ट्रेनिंग। इससे आपका टाइप 2 बी मसल फाइबर जो होता है, जो टाइप 2 मसल फाइबर होता है वो दो सब क्लासेस में शिफ्ट हो जाता है, ए और बी में दो सब क्लासेस को जन्म देता है। जो ए वाले मसल फाइबर होते हैं वो जब आप कोई मिड डिस्टेंस रनिंग करते हो, या आप मॉडरेट टू हैवी वेट लिफ्ट करते हो, या आप ग्लाइकोटिक फेस पे अपनी बॉडी को चलाते हो, है ना, मिड डिस्टेंस रनिंग करते हो, ग्लाइकोटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हो, तो ये सारे के सारे एक्टिवेशन करते हैं आपके टाइप 2 ए मसल फाइबर की। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पावर लिफ्टर है, ऑल ऑफ सडन कह दे कि जी मैं तो कल से बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, मसल बिल्ड करना चाहता हूँ, है ना, लैरी व्हील्स ने बहुत बार करा है ना, कभी वो पावर लिफ्टर बन जाता है, कभी वो बॉडी बिल्डर बन जाता है। तो मतलब ये सारी की सारी गेम जो है उनके मसल फाइबर की आपस में ट्रांजिशन की होती है। वो ट्रांजिशन किस कैसे आती है, जब आप ट्रेनिंग अच्छी करते हो, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स आपके बढ़िया रहते हैं। तो यहां से जो मेन मसला आता है वो यही आता है कि आपने ट्रेनिंग करनी होती है। जब आप मिड डिस्टेंस रनिंग करते हो, 400 मीटर, 200 मीटर, है ना,
साथ में हाइपरट्रॉफी करते हो या अपने बॉडी को मसल गेन करते हो, तो ये दोनों कंडीशन में मैक्सिमाइज जो आपकी एक्टिवेशन होती है वो टाइप 2 ए मसल फाइबर की होती है। ये मॉडरेटली ऑक्सीडेटिव हो जाता है, पिंक इन कलर, मॉडरेटली ऑक्सीडेटिव जिससे आपको थोड़ी सी एंड्योरिंग कैपेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि आप टाइप 2 ए मसल फाइबर से 2 से लेके 3 मिनट तक एनर्जी ले सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट इसमें एक दिक्कत आती है, ये बनाता है लैक्टिक एसिड। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो ना, हार्ड प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी बॉडी में से ना लैक्टिक एसिड की टॉलरेंस ही आ जाती है। तब हम कहते हैं कि जी मेरा स्टेमिना बिल्डअप हो गया, अब मैं थकता नहीं हूं पूरी के पूरे मैच में, क्योंकि एक मैच में हम काफी ज्यादा स्प्रिंट्स भी लगाते होते हैं, है ना, क्योंकि गेम इज नॉट लाइक अ मैराथन। यहाँ पे हमें लीनियर पेस भी चाहिए, चेंज ऑफ डायरेक्शन भी चाहिए, स्प्रिंट्स भी चाहिए, जॉग भी चाहिए, ओवरऑल, है ना। फिर आ जाती है सेम, आपका टाइप 2 ए मसल फाइबर टाइप 2 बी में कब कन्वर्ट हो जाता है। देखो, ए जो टाइप 1 मसल फाइबर होता है वो टेम्परेरी होता है। जब आपने डी ट्रेनिंग करी या आपने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी छोड़ दी, तो फिर एथलीट क्या करते हैं, अगर उसने ट्रेनिंग की वॉल्यूम रिड्यूस करी, तो जो टाइप 2 ए मसल फाइबर है वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है, अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, उसमें ट्रांजिशन शुरू हो जाती है। तो इससे आपको यही पता चलता है कि हमारा जो मसल फाइबर होता है ना, वो सारे का सारा जो ट्रेनिंग होती है वो सब टेम्परेरीली होती है। जो भी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहोगे। जिस दिन आपने फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर दिया, तो मसल्स अट्रोपी में चले जाएंगे, डी कंडीशनिंग में चले जाएंगे, और ये ट्रांजिशन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो अपने अपने नेचर में आ जाएंगे, अपना नेचर चेंज नहीं करेंगे। जैसे टाइप 2 मसल फाइबर का नेचर क्या है जी, एनारोबिक फेस है, इसने 12 से 15 सेकंड तक ही आपको एनर्जी देनी है। बट ये मसल फाइबर आपको 2 से लेके 3 मिनट तक तब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब आप इनको रेगुलर उस फेज में ही ट्रेंड करते हो, यानी कि टाइप 2 ए में बनाते हो, आप खुद बनाते हो उसको, ट्रेनिंग वैसी देके क्रिएट करवाते हो आप बॉडी से। तो ऐसा हमारा सारे का सारा सिस्टम चलता है मसल फाइबर का। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे ये ट्रांजिशन आ सकती है। सबसे पहले मैंने आपको एक थंब रूल दिया कि जी आपकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है। आपकी ट्रेनिंग डिसाइड करवाती है कि आपने, आपके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बताते हैं कि आप की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस तरह जाएगी। अब हुसैन बोल्ट जो है, उसके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे, है ना, रादर देन कि मैराथन रनिंग वाले, उनके प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैराथन रनिंग वाले को ज्यादा चाहिए होता है टाइप 1 मसल फाइबर, हुसैन बोल्ट को चाहिए होता है टाइप 2 बी मसल फाइबर, है ना। उसने कौन सा, उसकी स्प्रिंट ही मेरे ख्याल से 9 से लेके 10 सेकंड तक होती है ना। वो एटीपी सीपी में ही अपनी पूरी स्प्रिंट खत्म कर देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और फॉस्फोक्रेटाइन में। गॉट इट। तो हमें ट्रांजिशन की तब जरूरत पड़ती है जब हम रिहैबिलिटेशन में आते हैं, जब आप इनएक्टिव हो जाते हो। जब आप इनएक्टिव हो जाते हो, डी कंडीशन हो जाते हो, तो आपको फिर से ये रीस्टोर करना पड़ता है मसल की फंक्शनैलिटी। किसी ने बहुत सही जवाब दिया था कि जी क्या थी, मसल मेमोरी। मसल मेमोरी हमारे तब काम आती है जब हमने ट्रेनिंग छोड़ के फिर से ट्रेनिंग शुरू करनी होती है। ठीक है, बट जब आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक सम टाइम, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, फिर वो हो जाता है ना। क्यों गुरशरण? तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी ट्रेनिंग, जब आपके प्रोटोकॉल्स गिरते हैं वो किस वजह से गिरते हैं, ताकि आप आउट ऑफ टच प्रैक्टिस हो जाते हो। अब जैसे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते रहोगे हैंड आई कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा इंप्रूव होता जाता है। यस सर। जब आप उसको ट्रेनिंग को बंद कर देते हो, हैंड आई कोऑर्डिनेशन रहता है बट आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। डी ट्रेनिंग मतलब जो आपके ट्रांजिशन हुई थी मसल फाइबर में, वो फिर से ट्रांजिशन रुक गई है और मसल फाइबर अपने नेचर में चले गए हैं, अलग नेचर में। ठीक है, जितनी आपकी मोटर यूनिट्स एक्टिवेट हुई थी वो फिर से डीएक्टिवेट हो जा रही है, क्योंकि बॉडी उनको यूज ही नहीं कर रही उस फेज पे।
उस इंटेंसिटी से। ठीक है, तो ये इसका सारे का सारा कॉन्सेप्ट रहता है। अब फैक्टर कौन कौन से जो आपकी ट्रांजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले ट्रेनिंग, एंड्योरेंस। जब आप ट्रेनिंग करते हो तो क्या होता है? प्रमोट होता है, शिफ्ट होता है टाइप 2 ए टू टाइप 2 बी में। इसमें थोड़ी सी ऑक्सीडेटिव ट्रेनिंग ज्यादा आ जाती है। फिर आ जाती है हाइब्रिड ट्रेनिंग, बैलेंस रखता है टाइप 2 ए मसल फाइबर को। स्ट्रेंथ और पावर ट्रेनिंग, ज्यादा टाइप 2 एक्स मसल फाइबर या टाइप 2 बी मसल फाइबर ज्यादा स्टिमुलेट होते हैं। इनएक्टिविटी और डी ट्रेनिंग आपको अट्रोफी और रिवर्जन दे देती है। कई एथलीट जो होते हैं वो, उनके पास जेनेटिकली टाइप 2 मसल फाइबर ज्यादा होता है, या कईयों के पास टाइप 1 मसल फाइबर जेनेटिकली ज्यादा होता है। जिनके पास जेनेटिकली टाइप 1 मसल फाइबर होता है वो नेचुरल बने ही एंड्योरेंस एथलीट होते हैं प्रलॉन्ग गेम्स के लिए। जिनके पास टाइप 2 ए या टाइप 2 बी मसल फाइबर या टाइप 2 मसल फाइबर की डिस्पोजिशन ज्यादा होगी, वो बने होते हैं शॉर्ट या मिड डिस्टेंस रनिंग के लिए। ठीक है, तो बाहर जो होते हैं ना, बट पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऐसे करियर सेलेक्ट करते हैं बायोप्सी टेस्ट वगैरह से, है ना, जेनेटिक काउंसलिंग करके। हमारे प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पड़ोसियों का लड़का क्या कर रहा है। ये क्रिकेट खेलेगा, मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलेगा। इसने 10+2 में नॉन मेडिकल रखी है, मेरे बेटे ने भी रखी है। सर पता कैसे चलेगा कि किसके मसल फाइबर किस एरिया में डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब टाइप टू ए बायोप्सी में या टेस्ट होता टाइप है, टू? इसके टेस्ट होते हैं, बायोप्सी टेस्ट होते हैं। उससे पता चल जाता है डोमिनेंसी किस मसल फाइबर की होती है। काफी महंगा आता है ये। ठीक है, उससे डोमिनेंसी का पता चल जाता है। ये तो बच्चों में करवाते हैं, जब पेरेंट्स बच्चे बड़े होते हैं ना, तो बाहर होते हैं, वहां से पता चल जाता है। तो किसी की ठीक है, एक्टिविटी से पता नहीं चल सकता, मतलब कोई ना एक्टिविटी, ना एक्टिविटी ना बेस्ड? ना ना, कभी नहीं। छोटे बच्चे की एक्टिविटी से कभी नहीं आप गैस कर सकते, क्योंकि सारे बच्चे सेम जैसी एक्टिविटी करते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। बट इससे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से आपको एक थोड़ा सा जेनेटिक अपर हैंड मिल जाता है। ठीक है, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, ये डिबेट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज सेल्फ बिल्ड पर्सन, मेसी इज जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड प्लेयर। गॉट इट? रोनाल्डो खेल रहा है अपनी फिजिक और फिटनेस की वजह से। दोनों का नेचर ऑफ गेम अलग है। रोनाल्डो इज मोर टुवर्ड अ सेल्फ सेंटर्ड और वन मैन शो वाला प्लेयर, एंड मेसी इज पूरी टीम को लेके चलता है साथ में। असिस्टेड गोल उसके ज्यादा है मेसी के, रोनाल्डो से। सो देयर इज अ डिफरेंस। वो नेचर कैसे अलग हुआ? जेनेटिक्स से। गॉट इट? अब रोनाल्डो की फ्री किक मेसी से ज्यादा तेज है, किसकी वजह से? ही इज हैविंग अ प्री डिस्पोजिशन ऑफ टाइप 2 मसल फाइबर, लेग्स में ज्यादा है। उसकी लेग ब्रॉड है, ज्यादा चौड़ी है, लिम्ब लेंथ बढ़िया है, बेटर बायोमैकेनिक्स है उसकी लेग्स के। ठीक है, तो ये अपर हैंड जरूर रहता है आपको टाइप और नेचर का, कि आप में किस तरह के मसल फाइबर ज्यादा है। इसका आपको एडवांटेज जरूर मिलता है गेम में। ठीक है, फिर कभी कभार एज रिलेटेड चीजें आती हैं हमारे। टाइप 1 और टाइप 2 मसल फाइबर का ड्रॉप होना विल डिपेंड अपॉन एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये चीजों का ड्रॉप आने शुरू हो जाता है हमारा। हार्मोनल फंक्शन आ जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन का ड्रॉप आना, ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना या कम होना। तो इससे भी हमारे मसल में जो होती है ना, मसल फाइबर में ट्रांजिशन आती रहती है। तो ऐसे हमारी चीजें जो चलती रहती हैं सारी की सारी एडवांटेज मिलती रहती है, डिसएडवांटेज मिलती है ना। चलो, एक साथ में एक और चैप्टर शुरू कर लेते हैं इसी के। आ, हम शुरू करने वाले हैं
जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, स्पीड, एजिलिटी, स्पोर्ट्स कंडीशनिंग, वार्म अप, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एरोबिक ट्रेनिंग, ये किया तो नहीं हुआ चैप्टर? नहीं सर। ये एरोबिक ट्रेनिंग आपको समझने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, जो ये चैप्टर हम खोलेंगे ना, वार्म अप, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एरोबिक ट्रेनिंग। इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसका, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है? सबसे पहला, अच्छा, आपकी डेफिनेशन में वार्म अप क्या होता है, क्या क्या इसकी एडवांटेज मिलती है? वार्म अप हम क्यों करते हैं, किस रीजन की वजह से करते हैं, और वार्म अप होता क्या है वैसे बेसिकली? क्या वार्म अप ये होता है कि मैंने बेंच प्रेस लगानी है, मैं पहला सेट 5-5 किलो की प्लेट डाल के 30-40 रैप लगा दूंगा? या वार्म अप ये होता है कि फुल बॉडी का वार्म अप, ग्रेजुअली मेरी हार्ट रेट एलिवेट हो, है ना, मेरी बॉडी का ग्रेजुअली बॉडी टेम्परेचर बढ़े, जिससे मेरे साइनोवियल जॉइंट्स या कोई भी जॉइंट्स है मेरे फ्रीली मूव करें, उनकी विस्कोसिटी कम आ जाए और न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशन आ जाए। दोनों में से आपकी डेफिनेशन क्या है वार्म अप को लेके? सर सेकंड नंबर। पहले सर सेकंड नंबर। हार्ट रेट ऊपर मतलब सेकंड सेकंड वाला। ऊपर। अच्छा, क्या होगा जब आप एकदम से अपनी हार्ट रेट को एकदम से शूट अप कर दोगे? हार्ट और मसल एकदम से लोड लेने के लिए तैयार नहीं रहते। अच्छा, क्या हो, आप मान लो सोए पड़े हो, मैंने आपको उठा के कहा कि भाग लो, आप अपनी गहरी नींद में हो, मैंने ऑल ऑफ द सडन आपको उठाया और कहा कि भाग जाओ, स्प्रिंट लगा दो, हार्ट पे भाग के जोर, बाहर चले। हार्ट पे लोड मतलब आएगी। आप, क्या आप उस कंडीशन में होते हो कि आपकी बॉडी अपने आप को संभाले फिर भागोगे अपने पूरा एफर्ट देके, या आप अलर्ट बैठे हो, एक्टिव बैठे हो, मैंने आपको कहा है कि गुरशरण अभी स्प्रिंट लगा दो, तो किस कंडीशन में आप ज्यादा बेटर होगे, सोए हुए या पहले से ही आप अलर्ट और एक्टिव होते हो? जब सर एक्टिव है जब। तो दैट इज द पर्पस ऑफ वार्म अप। वार्म अप एक्चुअली इसका क्या होता है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए डेफिनेशन वार्म अप की अलग होती है। वार्म अप हम बॉडी का भी करते हैं, साथ में इसका भी करते हैं, माइंड का। हमारी न्यूरोलॉजिकल एक्टिवेशंस भी चाहिए होती हैं, जरूरी होती हैं वार्म अप में। बॉडी तो चलो चाहिए चाहिए, हमने अपने दिमाग को भी तेज करना होता है वार्म अप के ड्यूरिंग। आपने कई प्लेयर को देखा होगा, वार्म अप में वो क्या करते हैं, फिजिकल वार्म अप भी करते हैं, साथ में अपने स्किल बेस्ड ड्रिल्स भी करते हैं, जैसे ड्रिबलिंग वगैरह हो गई या कुछ भी ऐसी चीजें, है ना? मिमिक भी करते हैं सर अपना। हम्म, बिल्कुल। आपके शेडो बैटिंग करते होंगे, इमेजिन करके बॉल को, है ना, यस सर। फुटवर्क तेज करने के लिए। तो ये सारी चीजें, तो वार्म अप की डेफिनेशन रहती है एक ऐसे सेट ऑफ एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए। पर्पस क्या रहता था कि हमारा धीरे धीरे करके हार्ट रेट एलिवेट हो जाए, ब्लड फ्लो हर एक मसल तक पहुंच जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर जाए। टेम्परेचर रेज करेगा तो हमारे जो स्नोवियल जॉइंट है वो और मोबाइल हो जाएंगे, जिनकी वजह से हमें रिस्क ऑफ इंजरी कम होगी और हमारा मेंटल फोकस भी बढ़ेगा। मेंटल फोकस कैसे? जब हम न्यूरोलॉजिकली अपने आप को एक्टिव करते हैं, अलर्ट करते हैं, माइंड को बॉडी के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारी बॉडी का बेटर रिजल्ट आता है ना? तो देखो यार, दो तरह का वार्म अप होता है, एक तो जनरल वार्म अप, एक होता है स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप में जैसे आपने करा कि जी गए थोड़ा सा एरोबिक जोन में, थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह करी और वर्कआउट करना शुरू कर दिया। स्पेसिफिक वार्म अप होता है, हम वो चीजें करती है जो मिमिक करती हैं एक्चुअली मूवमेंट को, जैसे कि प्रैक्टिस ड्रिल्स। अब ये मेरा इस तरफ जो बने हैं, दैट इज जनरल वार्म अप, और जो ये है दैट इज स्पेसिफिक वार्म अप। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, है ना? डिफरेंस है ना दोनों में, यस जनरल सर। वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। तो ये डिफरेंस रहता है। अब जब आप वार्म अप होते हो, इससे आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, ठीक है। और साथ में ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देगी, वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द जॉइंट टू मूव इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन। बेनिफिट क्या होंगे? परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, रिस्क ऑफ इंजरीज कम हो जाएंगी,
और आपका पोस्चरल जो होगा वो इम्बैलेंस होगा, वो बैलेंस में आ जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी जी? डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग करके। अब कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग होती है, कोई बता सकता है कि और कौन सी स्ट्रेचिंग बढ़िया है, कौन सी वीक है? बता सकते हो? सर जब शुरू करते हैं तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जब कूल डाउन करते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग सर। वो क्यों? मसल सर वो अच्छा, किस किस को पता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग? जरा हाथ खड़े करिए, मैं जानना चाहता हूँ किस किस को पता है। दोनों स्ट्रेचिंग में डिफरेंस क्या है? सिमरन, आप बताओ बेटा। स्टैटिक स्ट्रेचिंग और डायनामिक स्ट्रेचिंग आपने बोला, मैंने मान लिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? डायनेमिक स्ट्रेचिंग में हैंड मूवमेंट, बैक मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी चीजें आ जाएगी। बॉडी स्टार्टिंग के में ऊपर ये जो स्ट्रेचिंग होती है बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट कैसे डालती है? सर स्टैटिक स्ट्रेचिंग जैसे रिलैक्स करने के लिए, फ्लेक्स डायनेमिक। बिल्कुल सही। ये जो टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग होती हैं ये आपके मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं सीधा। जब आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हो ना, डायनामिक एक्टिवेट स्ट्रेचिंग हो करने। गई, हाँ, या बिलिस्टिक स्ट्रेचिंग हो गई, ये आपके मोटर न्यूरॉन्स को अलर्ट करते हैं। ठीक है। जब आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हो, स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपके मोटर न्यूरॉन्स को काम और रिलैक्स करते हैं। तभी तो कई जो बेस्ट एथलीट होते हैं ना, बेस्ट बहुत बढ़िया लेवल के प्लेयर, वो रात को सोने से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। है ना? गॉट इट? स्टैटिक स्ट्रेचिंग से क्या होता है, आपका जो न्यूरॉन सिस्टम होता है वो शांत हो जाता है और आपको नींद बड़ी आती है। हमारे ऑपोजिट करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। चेस्ट का वर्कआउट लगाया, फटाफट किसी दोस्त को बुलाया, देख देख के ना भाई स्ट्रेचिंग करवा दे, वो ऐसे आपको पतंग सा बना देता है, आपकी बाजुओं को पकड़ के ऐसे पीछे लगा देता है, ऐसे करके, और होल्ड देके रखते हैं। कई तो इतने ज्यादा कष्ट करते हैं, अपने डोर के ऊपर अपने आप को जकड़ लेते हैं ऐसे करके, फिर आगे की ओर आ जाते हैं। उनको टाइम ही नहीं पता होता कि यार, जब आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हो तो ये स्ट्रेचिंग आपकी 5 सेकंड या 6 सेकंड के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमने इनमें अपने स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस को एक्टिवेट और अलर्ट करना होता है। ठीक है। तो जितने ये एक्टिवेट होंगे, अलर्ट होंगे, उतना हमारे लिए बेटर है। यहाँ पे हमारी 3 तरह की स्ट्रेचिंग आती है: स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, और तीसरी आपने कभी नहीं सुनी होगी, आई एम श्योर, वो है प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग। प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन स्ट्रेचिंग, आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है जब आप जब आप स्ट्रेचिंग करते हो। कैसे? सर इसमें कैसे बढ़ जाती है? स्ट्रेचिंग कौन? हाँ जी सिमरन, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। मैं कह रही हूँ इसमें किस टाइप की स्ट्रेचिंग आती है? आपने हेडफोन लगाए हैं? हाँ जी। वो आवाज आपकी कम आ रही है हेडफोन से। हटा या तो देती हूँ। वायर वाले यूज करो, ब्लूटूथ वालों में ये दिक्कत रहती है। अब क्लियर है सर? हाँ, अब क्लियर है। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे ये थर्ड आपने नेम बताया न्यूरोमस्कुलर, ये नाम कभी न्यूरोमस्कुलर सुना? नहीं, प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। हाँ जी। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेचिंग आती है? आई मीन एक आधी स्ट्रेच बता दो कौन सी है इसमें। ये अपने आप में ही एक स्ट्रेचिंग होती है। प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन में आप किसी तरह की भी स्ट्रेचिंग करते हो, बट आपको एक काम करना रहता है। आपने अपने जहां तक आपको दर्द महसूस होती है वहां पे अपने अपने आप को कपल ऑफ सेकंड के लिए होल्ड रखना है, फिर ओके। डीप ब्रीथ, एक्सहेल, फिर वहां से और रेंज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाना होता है। ओके। तो ये आपके ऑटोजेनिक इनहेबिटर्स को जो होते हैं वो एक्टिव कर देते हैं आपके न्यूरॉन्स को। यानी कि ये आपके स्टिमुलेट करते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन को, जीटीओ जिनको हम बोलते हैं। तो जीटीओ आपको इलास्टिन देता है। तो आपने देखा होगा, ये मेरे स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर बनी होगी, इस पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है? ये आपके सामने एक पिक्चर है, क्या देख रहे हो, क्या सीख रहे हो इस पिक्चर से? सबसे पहले तो बताओ, ये स्ट्रेचिंग किसकी कर रहा है? कौन से मसल की स्ट्रेचिंग है ये? सर हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग की।
वेरी गुड। हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो रही है, कोई ऐसा मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? स्ट्रेच हैमस्ट्रिंग हो रही है, कोई ऐसा मसल पिक्चर में अंदाजा लगा सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा? यहाँ पे सर लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सिंग। हिप फ्लेक्सर जो है हमारे टाइट हो रहे हैं, शॉर्टन हो रहे हैं। हमारा ये वाला मसल कौन सा होता है ये? हिप फ्लेक्सर। क्वाड्स। हाँ, और क्वाड्स आते हैं हमारे हिप फ्लेक्सर में। ओके सर। स्पेसिफिकली हमारा कौन सा? रेक्टस फीमरस। तो यहां से क्या होता है, कभी योगा वगैरह करवाते देखा है? योगा वगैरह वाले बंदे आपका रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ा देते हैं? मान लो आपने टो टच करा, आप टो टच पूरी एंड नंबर आप तक नहीं पहुंच के रखे, आपका ट्रेनर आपको कहता है होल्ड करो यहाँ पे, है ना? फिर आप कपल ऑफ सेकंड होल्ड करके रखते हो, फिर वो आपको थोड़ा सा और नीचे ले जाता है, फिर आप वहां पे होल्ड करके रखते हो अपना कोर खाली करके, हाँ जी। फिर थोड़ा सा और नीचे ले जाते हो। तो क्या कभी देखा है आपने वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहाँ से आ रही है? हालांकि आपके मसल तो पहले स्टिफ थे, पहले तो आप टो टच कर नहीं पा रहे थे, फिर ये 3 ब्रेक देके आपने कैसे वहां तक पहुंच गए एंड नंबर ऑफ रेपिटेशन रेंज ऑफ मोशन में? वो एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग कहाँ से आई? वो आई आपके ऑटोजेनिक इनहेबिटर्स से। आपके न्यूरॉन्स ने उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग को दिया, उसने एक्टिवेट करा आपके गोल्गी टेंडन ऑर्गन को, जीटीओ में। जब भी आपने अपनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी होती है ना, योगा वगैरह वालों जैसे, तो हम प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन करते हैं, वो स्ट्रेचिंग। जनरली हम उसको स्टैटिक स्ट्रेचिंग के साथ मिक्स कर देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन आपको दो चीजें प्रोवाइड करती है एक साथ ही, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। स्ट्रेचिंग जिस आप मसल को टारगेट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टिंग उसके ऑपोजिट वाला मसल। ठीक है, तो ये जरूरी होती है। अच्छा, ये करनी कब होती है हमने? स्टैटिक स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट, जैसे कि आपने बताया। डायनामिक स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट। प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन थ्रू आउट द डे, या जिस दिन आपके रेस्ट एंड रिकवरी डेज होंगे तब करनी है ये आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देगा। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का पोस्चरल डिसबैलेंस है, ये उसको ठीक कर देगा, सबसे ज्यादा बेहतरीन रहती है। फिर आ जाते हैं हम एरोबिक ट्रेनिंग के ऊपर। व्हाट इज एरोबिक ट्रेनिंग? एक ऐसी कंटिन्यूसली रिदमेटिक ट्रेनिंग होती है जो हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करके। एग्जांपल रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। बेनिफिट क्या रहता है एरोबिक ट्रेनिंग के? कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है, लंग्स की कैपेसिटी और एंड्योरेंस बढ़ती है, हमारा वेट मैनेजमेंट होता है, हमारी मूड क्लैरिटी और मेंटल क्लैरिटी आती है। ठीक है, अब इसके अलग अलग पैरामीटर होते हैं, हमने कौन सी ट्रेनिंग करनी होती है। बेसिकली हमारे पास 3 इंटेंसिटी होते हैं कार्डियो करने के लिए: लो इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी जॉगिंग हमारी 60 to 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, मॉडरेट इंटेंसिटी 70 to 80% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, हाई इंटेंसिटी इज 80 to 90% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, है ना? यानी कि हमारे हार्ट रेट की टोटल कैपेसिटी। जैसे वहां पे स्ट्रेंथ के लिए हम 1 rep मैक्स करते हैं, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हेल्थ के लिए और इसकी अंदरूनी ताकत को मेजर करने के लिए हम जाते हैं मैक्स हार्ट रेट पे, MHR पे। इतना प्रतिशत ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, 60% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, जैसे यहाँ पे ही करते 60 to 70% ऑफ 1 rep मैक्स। तो ये रहता है 60 to 70% ऑफ MHR, मैक्सिमम हार्ट रेट। अरे अब सच बताना, ये किस किस को पता था कि कार्डियो में ऐसा होता है? ट्रेनर बंदे कौन कौन है? सबसे पहले वो हाथ करें जो जिम में ट्रेनर है। चेतन, पहले पता था कार्डियो ऐसे करते हैं 60 to 70% ऑफ 1 rep मैक्स के हिसाब से? नो सर। सॉरी, मैक्सिमम हार्ट रेट। वेरी गुड यार, ऑनेस्ट रिप्लाई। अभिदुत, आप भी ट्रेनर हो? नहीं सर।
चलो बढ़िया हुआ, अब आप बढ़िया ट्रेनर बन जाओगे। श्याम, नहीं सर। कमल, कौशिक, नहीं सर। सिमरन। ट्रेनर तो हूँ बट ये नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा चलो, बस मुझे तो ये मैंने पता बताया ना वो, है लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी। हाँ हाँ, वो जेनेरिक सा लिख देते ना, जैसे 10 मिनट क्रॉस ट्रेनर, 10 मिनट साइकिल, 10 मिनट ट्रेडमिल। वहां पे कुछ नहीं मेंशन करते कि 10 मिनट में चलाना कैसे है उसको। फिर कई लोग क्या करते हैं, ट्रेडमिल इंक्लाइन करके, है ना, उसको हाँ ऐसे जी। पकड़ लेते हैं, फिर ऐसे चलते रहते हैं जोम्बी की तरह। उसका इम्पैक्ट कोई भी नहीं आता। मसला तो तब है जब वो, पता है, हाथ जब वो, मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ट्रेडमिल को इंक्लाइन करके उनको ऐसे हाथ से पकड़ लेते हैं, फिर वो वॉक करते रहते हैं, उनको लगता है कि वो इंक्लाइन पे वॉक कर रहे हैं। क्या वो सच में इंक्लाइन पे ऊपर वॉक कर रहे होते हैं? नहीं सर, पीछे हो जाते हैं वो फिर। द आंसर इज नो, क्योंकि वो स्लोप खत्म कर देते हैं, उनकी बॉडी का एंगल चेंज हो जाता है, वो फिर से परपेंडिकुलर, हालांकि चाहिए ऐसा, ये हमारी ट्रेडमिल है, यहाँ पे हम चाहिए, तो दैट विड क्रिएट एन एंगल, कि स्लोप का एंगल बन रहा है, वो खत्म कर देते हैं स्लोप को, वो यहां से अपनी बॉडी को इस तरह से कर लेते हैं, तो वो फिर से परपेंडिकुलर हो गए अपने। हमने परपेंडिकुलर नहीं करना होता, हमने स्लोप क्रिएट करनी होती है। अगर स्लोप क्रिएट करोगे तो आप इंक्लाइन पे चलोगे, अगर आप परपेंडिकुलर रहे तो स्लोप आप फ्लैट कर देते हो। तो ये डिफरेंस है। कल से अगर आपने किसी क्लाइंट को देखा ना, तो उसको समझा दिया करो कि सर इसको मत पकड़ा करो, इससे तो बेटर है कि फ्लैट पे ही ब्रिस्क वॉक कर लो, अगर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, क्यों हमारे लिए जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी जब हम ट्रेनिंग करते हैं। जब आप फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स वगैरह, स्ट्रेचिंग के साथ हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, तो इससे हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। रेंज ऑफ मोशन हर एक गेम में जरूरी है ना। अगर मेरे शोल्डर में मोबिलिटी होगी तो मैं बॉल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा घुमा पाऊंगा, है ना। विंडमिल चलती देखिए कभी, विंडमिल? अब विंडमिल किस किस को पता है क्या है? हाँ जी, पवन चक्की। पवन चक्की, बिल्कुल। विंडमिल चलती है, जब पवन चक्की चलती है तो कोई भी चीज, जब मान लो हमने ऐसी इसको पकड़ी, तो ये विंडमिल हो गई, है ना। मेरे हाथ में कोई चीज है, अब स्पीड कम है, तो क्या मैं फोर्स जनरेट कर पाऊंगा? अब मेरी शोल्डर की स्पीड तेज हुई, तो जाहिर सी बात है जब मैं किसी चीज को ड्रॉप करूंगा, वो ज्यादा स्पीड से जाएगी। अब यही गुरशरण आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी बॉलिंग के ऊपर। जितनी कैसे? आपकी शोल्डर की रोटेशन ज्यादा तेज होगी, उसमें रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, आपका कंधा खुला होगा, उतनी ज्यादा आपकी बॉल की स्पीड जो होगी वो बढ़ेगी। यस सर। सिंपल सी बात है। अच्छा, क्रिकेट का शौकीन कोई, मुझे ना सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग एक्शन लगता है जोफ्रा आर्चर का। जैसे वो इतने रिलैक्स से भाग के आता है, मुझे लगता नहीं होता कि वो 150 155 की स्पीड डाल देगा बॉल की। हम्म, उसकी लिम्ब उसको हेल्प करते हैं, जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसका बॉडी का फ्रेमवर्क है, उसकी बॉडी बॉक्स शेप है, तो वो उसको काफी हेल्प करते हैं ये फोर्स जनरेट करने में। होता वही एक्शन है ये विंडमिल का सारे का सारा। जितना मोबाइल होगा शोल्डर, जितना ज्यादा उसमें एंगल खत्म होगा, वो पूरी की पूरी रोटेशन में आएगा, उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट इन योर स्पोर्ट्स, अगर आप में फुल रेंज ऑफ मोशन है आपके जॉइंट में। ठीक है, इससे आपके मसल का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। गॉट इट। और आप एक स्मूथ मूवमेंट कर पाते हो, इंजरी से प्रिवेंशन मिल जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कुछ मसल टाइट होंगे तो वो ज्यादा, उनकी रेंज ऑफ मोशन कम होगी, अगर मसल ज्यादा लूज होंगे तो उनकी रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होगी। और दोनों केसेस में मसल में क्या रहता है, इम्बैलेंस। दोनों केसेस में मसल में क्या रहेगी, इंजरी। फिर आ जाती है ऑप्टिमल फोर्स जनरेशन। अगर आपका मसल अपनी ऑप्टिमम लेंथ से छोटा हुआ तो भी वो फोर्स नहीं जनरेट कर पाता, अगर वो अपनी ऑप्टिमम लेंथ से बड़ा होता है तो भी वो फोर्स नहीं जनरेट कर पाता। मेरे इस वर्ड को याद रखना, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स। ऑप्टिमम लेंथ
ऑफ योर मसल। लिख लो इसको, डिस्कशन करनी है आपसे एक दिन, ठीक है। इससे जैसे मैंने बताया कि पोस्चरल अलाइनमेंट आ जाता है आपके अंदर, गुड फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, गुड पोस्चरल बैलेंस, सब कुछ बैलेंस में आ जाता है वेन एवर यू आर डूइंग ड्रिल्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को? सबसे पहला, एज। फ्लेक्सिबिलिटी गिर जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ जाती है। फिर आ जाता है जेंडर, फीमेल के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेल्स के कंपैरेटिवली। मसल टेम्परेचर, जब आपके मसल का टेम्परेचर बड़ा होता है का मतलब जब बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे मसल इज मोर पैलिएबल एंड मोर फ्लेक्सिबल। फिर आ जाता है जी हमारा जॉइंट स्ट्रक्चर। जैसे हमारे बॉल एंड सॉकेट हो गए, वो ज्यादा मोबाइल रहते हैं रादर देन अदर जॉइंट के मुकाबले, है ना। मसल और टेंडन लेंथ, जितना हमारा मसल या टेंडन लेंथ लंबी होगी, मसल उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। फिर आ जाती है हमारी एक्टिविटी लेवल। जैसे जैसे हम एक्टिविटी लेवल को बढ़ाते जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है रादर देन कि उस बंदे के पास जो बंदा सेडेंटरी रहता है ना। फिर आ जाती है स्ट्रेचिंग हैबिट। अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग हैबिट डालते हो, तो आपके मसल के अंदर जो होती है वो स्टिफनेस चली जाती है, ठीक है। अब एक एथलीट को कब स्ट्रेच करना चाहिए? बिफोर एक्सरसाइज, डायनामिक स्ट्रेचिंग। आफ्टर एक्सरसाइज, स्टैटिक स्ट्रेचिंग। बेस्ट टाइम टू स्ट्रेच टू improve फ्लेक्सिबिलिटी, मसल रिलैक्स, रिड्यूस स्टिफनेस और इट एनहेंस रिकवरी। कई लोगों ने पूछा है, जब हमने वर्कआउट करा, चेस्ट का वर्कआउट लगाया, 72 घंटे बाद मेरे मसल में सोरनेस आई, 48 से 72 घंटे। बट जब आपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग करी, तो ये आपको चांसेस नहीं रहते स्टिफनेस के। जो आपके डीओएमएस होते हैं ना, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस, वो वाकई में डिले हो जाते हैं। रिकवरी डेज पे आपने कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है? प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। इससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, मसल में टाइटनेस चली जाएगी। थ्रू आउट द डे, जब आपकी प्रलॉन्ग सिटिंग जॉब है, आपने बैठे रहते हो, उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके बॉडी के अंदर स्टिफनेस जाती है। मोस्ट प्रोबेबली लोग डेस्क जॉब करते हैं, बैठे रहते हैं चेयर पे, लैपटॉप के ऊपर काम। दो जगह पे ज्यादा स्टिफनेस आपकी गर्दन पे और आपकी लोअर बैक में, क्योंकि वहां पे आपके जो मसल हैं उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है। नेक मेरी क्योंकि मूव नहीं कर रही। अगर आपको मैंने एक मोबाइल पकड़ के आपकी आर्म को ऐसे कहूं कि 2-3 मिनट जरा सीधी करके रखना, कोई मूवमेंट नहीं करना, क्या होगा? स्ट्रेन आएगा मसल के ऊपर। तो जब आप मोबाइल को बैठे देखते होते हो बेड में, कोई ऐसे लेटा होता है लेके उसको, तो आपका नेक का लगता है पोस्चर खराब नहीं होगा, है ना। बैठे रहते हो लंबे टाइम तक, आपके हिप फ्लेक्सर टाइट हो जाते हैं, हैमस्ट्रिंग के जो मसल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेल्विस अपनी स्टेबिलिटी खो देता है, ठीक है ना। तो जब आपकी जॉब सेडेंटरी है, तो हिप फ्लेक्सर की जो होती है वो स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए लंबे टाइम तक। जब हम ऐसे बैठे रहते हैं ना, लाइक ये हमारी चेयर होगी, तो यहाँ पे हमारे जो हिप फ्लेक्सर हैं वो टाइट हो जाते हैं और हैमस्ट्रिंग लूज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो पेल्विस है वो अंदर की ओर घूम जाता है। ये जो हिप फ्लेक्सर होते हैं पेल्विस को अंदर की ओर खींच लेते हैं, जिससे हमारा बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है। जब हम खड़े होते हैं, ज्यादा स्टिफनेस हमारी लोअर बैक पे आती है। तो ये थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग होती है। आफ्टर वर्कआउट आप ये स्ट्रेचिंग कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आएंगे। सर हमारे एक ट्रेनर ट्रेनर थे,
तो वो बोलते थे, बॉलिंग के बाद बोलते हैं स्ट्रेचिंग मत करो, कि पता नहीं क्यों। रीजन, ये स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट की है, यहाँ पे आपने होल्ड नहीं करना। वो लोग अभी सर, अभी आईपीएल पंजाब किंग्स के भी ट्रेनर है वो। वो अच्छा, बोलते मुझे मुझे बोलते मुझे पसंद नहीं, आप भी मत करो। मतलब कि बॉडी ज्यादा टाइट है, उसके बाद मसल, मतलब ऐसे कुछ बोल रहे थे। नहीं ये क्या बात हुई कि मुझे पसंद नहीं है आप भी मत करो? वो बोल रहे थे कि मैं पसंद नहीं करता स्ट्रेचिंग, पहले मुझे वार्म अप कराते तब मोबिलिटी कराते थे बस। अच्छा, मोबिलिटी बढ़ेगी कैसे? अगर सर मान फ्लेक्सिबल लो उन्होंने चाहिए डायग्नोस करा कि मोबिलिटी कम है, मान लो मेरे हिप फ्लेक्सर में मोबिलिटी है नहीं की, बढ़ेगी कैसे? स्ट्रेचिंग करेंगे सर तब। पर स्ट्रेचिंग तो कोच साहब के आपको पसंद नहीं थी। अगर मेरी बॉडी के अंदर टाइटनेस है तो वो दूर स्ट्रेचिंग से ही होगी भाई। यस सर। टेम्परेरी उसका इलाज है कि आपने फोम रोलिंग कर ली, मायोफेशियल रिलीज कर लिया, दैट इज टेम्परेरी फिक्स। वो जुगाड़बाजी होती है कि मैच से पहले आपने मायोफेशियल रिलीज कर लिया, आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज थे उनके अंदर ब्लड चला गया, चलो टेम्परेरीली आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट भाई, दैट इज अ टेम्परेरी वन। परमानेंट तब आएगा जब आप स्ट्रेचिंग करोगे। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा एक काम करना, अपने शोल्डर को मोबाइल करके ना, बॉलिंग करके देखना अपने कंधे पे ना, वो ब्लास्टर वगैरह लगा के या प्लास्टर वगैरह लगा के, ओके सर। क्या लगेगा आपको कि रेंज ऑफ मोशन पूरी आएगी शोल्डर की? नहीं सर। तो फिर अगर कंधे की रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं आएगी तो बॉलिंग की स्पीड नहीं आएगी आपकी। हर एक गेम में ऐसे होता है। इवन तो यस जब सर। आप घर में कोई भी काम करते हो ना, तो वहां पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। कोई भी, अब घर का पोछा लगा लो, जब आप हाथ से लगाओगे तो, है ना? यस सर। समझ रहे हो ना? तो फ्लेक्सिबिलिटी हर एक चीज में चाहिए हमें। इक्का दुक्का चीज नहीं होती कि यार ठीक है ये हो गया वो हो गया, नॉट एट ऑल। चलो, मैंने आपको एक रूल दिया था, वो रूल था MHR का। चलो मैं आपकी MHR कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ आपको। कैलकुलेट कर लियो, ठीक है? बस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे ही करते रहना। मैंने बताया था MHR यानी कि मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है? MHR इसका फॉर्मूला होता है 220 माइनस एज, ठीक है? अब हमने टारगेटेड हार्ट रेट निकालनी होती है। जब हम किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं ना, तो वहां पे THR होता है, टारगेटेड हार्ट रेट। टारगेटेड हार्ट रेट इज जस्ट लाइक यू आर सेलेक्टिंग द राइट वेट। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां पे 1 रेप मैक्स होता है कि ताकि आप अपना सही वेट उठा सको। कार्डियो की इंटेंसिटी जानी जाती है टारगेटेड हार्ट रेट से। सबसे पहले MHR निकालो, 220 माइनस एज। सपोज जो मेरा सब्जेक्ट है वो 20 साल का लड़का है, और उसकी RHR यानी कि रेस्टिंग हार्ट रेट वो है 60 BPM।
यानी उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट 60 की है जब वो कोई काम नहीं करता ना, बैठा होता है, तो वो होती है 60। आपकी कितनी है भाई? ये जितनी कम हो उतनी ज्यादा बेटर होता है। कभी नोटिस करी है कि किसकी कितनी है? गुरशरण। नो, नहीं सर। अरे आप तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हो भैया, ये तो पता होनी चाहिए। तो सपोज मेरे सब्जेक्ट की 60 बीपीएम है, तो यहां पे हमने टारगेटेड हार्ट रेट निकाली है। तो यहां पे हम देखेंगे हार्ट रेट रिजर्व। अब 220 माइनस एज, तो मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी होगी? इक्वल टू 20। हार्ट रेट रिजर्व का फॉर्मूला होता है हार्ट रेट रिजर्व, MHR माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। अब वो बंदे की MHR थी 200, अब रेस्टिंग हार्ट रेट हो गई 60, तो हार्ट रेट रिजर्व कितनी हो गई? 140 बीपीएम। यानी के 60 से लेके 200 तक का उसके पास मार्जिन है 140 बीपीएम का। रिजर्व होगी ना वो, हार्ट रेट रिजर्व। फिर आ जाते हैं हम अपने टारगेटेड हार्ट रेट को। इसका फॉर्मूला होता है टारगेटेड हार्ट रेट का हार्ट रेट रिजर्व इनटू इंटेंसिटी प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट। ठीक है। तो ये होगा 140। अगर मैं 70% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट में जाऊंगा वो रहेगा 0.70 प्लस 60। तो जब मैं इंटेंसिटी 60% 70% रखूंगा तो कितनी हार्ट रेट बनी है? कैलकुलेट करिए उसको। करेगा कैलकुलेट? कितना बना भाई? अरे सिंपल सी कैलकुलेशन है, मुझे करनी पड़ेगी। चलो मैं बता देता हूँ। सर 158। 140 इंटू 158। 0.70 प्लस 60। 158। हाँ जी। 98। 158। हाँ जी। हाँ 158 ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 158। और इसका 60% कितना हो गया? अगर वो 60 to 70% अपनी MHR के हिसाब से कार्डियो कर रहा है ट्रेडमिल पे, तो उसकी हार्ट रेट होनी चाहिए 144 से लेके 158 बीट पर मिनट के अंदर अंदर, अगर उसने एंड्योरेंस हासिल करनी होती है। जिस दिन उसने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी होती है वो रहेगी उसकी 70 to 80%, यानी के
158 से 172 बीपीएम तक। और अगर उसने लाइट रिकवरी करनी है वो रहेगी 130 बीट्स पर मिनट से 144 बीट पर मिनट पे, जो कि रहेगा उसका 50 to 60% ऑफ MHR। यानी कि जब मैं कार्डियो करूंगा ना, ट्रेडमिल पे वॉक करूंगा, तो मेरी वॉकिंग की या मेरी ट्रेडमिल की इतनी स्पीड रहनी चाहिए कि मेरी हार्ट रेट 130 से 144 के बीच बीच रहनी चाहिए, तब मैं करूंगा रिकवरी और एंड्योरेंस के लिए काम। जब मैंने फैट बर्न करना है, स्टेडी स्टेट कार्डियो करना है, तो वो रहेगा 140 से 158 बीपीएम के अंदर अंदर मेरा कार्डियो। जब मैंने परफॉर्मेंस बढ़ानी है, एनारोबिक, मैंने इन्वॉल्व करने हैं टाइप 2 ए मसल फाइबर को, तो मेरी प्रैक्टिस रहेगी 158 से 172, जिसको हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यानी कि मैंने अपनी एक्टिविटी में अपने हार्ट रेट को 158 को टच करना है और 172 तक टच करना है मैक्स। तो ऐसे कार्डियो करते हैं। किस किस को पता था ये? सर पहली बार ही पता लगा सर। वेरी गुड। फिर कार्डियो करने से कहते हैं यार रिजल्ट नहीं मिलता कार्डियो से। कभी आपने साइंटिफिकली अपने टारगेटेड हार्ट रेट के हिसाब से कभी कार्डियो करा ही नहीं। तो आपने अभी तक ये करना है, आपने अपना टारगेटेड हार्ट रेट निकालना है। उसके लिए आपको RHR, रेस्टिंग हार्ट रेट, पता होना चाहिए। जितनी रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगी उतना आपके लिए बेटर होगा। एक स्पोर्ट्समैन की रेस्टिंग हार्ट रेट कम होती है, एक अच्छे कंडीशनड स्पोर्ट्समैन की रेस्टिंग हार्ट रेट कम होती है। ठीक है। ओके जी। ओके सर। चलिए, ये आपका होमवर्क है, इसको करना है। बाकी नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके काम आ जाएगा। ले लिया? सर ओके। तो ऐसे आपने इसको कैलकुलेट करना है, और कल जब आप कार्डियो करोगे तो अब तो कई ट्रेडमिल को चलाते हैं, कईयों को स्पीड ही नहीं पता होता कि कितनी स्पीड के अंदर मैंने ट्रेडमिल को चलाना है। तो जिनको ये नहीं पता ना, कल अपना पहले से ही अपना टारगेटेड हार्ट रेट डिसाइड करके जाए कि जब मैं ट्रेडमिल करूंगा तो मेरी हार्ट रेट इससे इस तक होनी चाहिए, नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। क्लियर? कोई सवाल, कोई शक, कोई डाउट, कोई डिस्कशन, एनीथिंग? नहीं? सर कल कौन सी ट्रेनर कौन क्लास कौन है? हाँ जी। कल कौन सी क्लास होगी? कल तो आपकी कोई क्लास नहीं होगी। कल का अच्छा मतलब कल। नेक्स्ट वीक जब भी हमारी क्लास होगी। हाँ जी सिमरन। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया सिटिंग जॉब से जब पोस्चर खराब हो रहा है जैसे, हम्म। हम्म। इसको रिकवर करने का कोई इजी तरीका?